स्वागत है, आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त इंडोनेशिया में हैं। आसियान भारत समिट को लेकर के ईस्ट एशिया समिट भी वहां पर होने वाला है। और प्रधानमंत्री जब गए हैं कल शाम को वो रवाना हुए। इससे पहले थोड़ी सी देर में आपको जल्दी से बता दूं ये कार्यक्रम जो है कितना व्यस्त कार्यक्रम ये रहा है, इसकी चर्चा हो रही है काफ़ी सोशल मीडिया पर। कल उन्होंने पहले मंत्रिपरिषद की बैठक की, अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, फिर कैबिनेट की बैठक की। उसके बाद फिर शाम को 7:30 बजे प्रधानमंत्री यहाँ दिल्ली से रवाना हो रहे हैं, सब भारतीय समय अनुसार बता रहा हूँ। कल 8 बजे करीब वो रवाना हुए, 7 घंटे जहाज़ में बिताए, रात को 3 बजे वहाँ वो जकार्ता पहुँचे हैं और उसके बाद आज सुबह 7 बजे से वहाँ बैठकों का सिलसिला शुरू हो गया है। 8:45 पर ईस्ट एशिया समिट में उन्होंने हिस्सा लिया है और उसके बाद भारतीय समय अनुसार 11:45 पर वहाँ से वो रवाना हो चुके हैं और 6:45 पर वो भारत पहुँच जाएंगे। एक दिन का 24 घंटे से भी कम वक्त का ये समिट था उनका, जिसमें वो उसको अटेंड करके वो उसमें हिस्सा लेकर के अब शाम को भारत पहुंच भी जाएंगे। और कल का दिन दिल्ली में बहुत बड़ा दिन है, भारत के लिए बड़ा दिन है। G20 समिट के लिए सारे वर्ल्ड लीडर्स पहुंचना शुरू हो जाएंगे, जिनमें जो बाइडेन जो है प्रमुखता से उनका नाम सबसे पहले लिया जा रहा है और उनके साथ जो बायलैटरल मीटिंग है हमारी, वो उनके साथ कल होने जा रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। इसके अलावा आपको मैं बता दूं, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा, कनाडा के जस्टिन ट्रूडो, ऑस्ट्रेलिया के एंथनी एल्बनीज, चीन के राष्ट्रपति नहीं आ रहे हैं, प्रधानमंत्री आ रहे हैं ली क्यांग। तो इस पर भी बड़ी अभी चर्चा करेंगे कि शी जिनपिंग का ना आना क्या संदेश है। और दक्षिण कोरिया के युन सॉक योल, फ्रांस के इमैनुअल मैक्रों, ये भारत आ जाएंगे। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, शासक वहां के, वो आ रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा, बांग्लादेश की शेख हसीना, तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगान, हमारे टर्की के साथ भी संबंध जो हैं वो ठंडे गरम ऐसे चलते रहते हैं। जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति अल्बर्टो फर्नांडिस, नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला टिनुबू, प्रमुख तौर पर ये नेता जो हैं वो कल पहुंच जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। लेकिन उससे पहले इतना व्यस्त एक दिन का ये दौरा, और ये भी इसमें है कहा गया कि उनको वहाँ से जल्दी फ्री हो जाएं, ऐसी भी वहाँ अरेंजमेंट की गई समिट से, ताकि वो भारत यहाँ पर टाइम से पहुँच पाएँ। कल का दिन जो G20 के लिए शुरू हो रहा है, ये 3 दिन 8, 9, 10। विपक्ष पूछ रहा है कि भाई ऐसा क्या आप तोप चला रहे हैं, क्या ऐसा कौन सा इतना बड़ा आयोजन आप लोग करने जा रहे हैं। मैंने देखा जयराम रमेश ने तो ये भी लिखा था कि हमने तो 83 में कर दिया था गुट निरपेक्ष समिट, नॉन अलाइन्ड नेशंस का, और उसमें दुनिया भर के नेता आए थे, कोई हमने तमाशा नहीं किया था, शोर शराबा नहीं मचाया था। आप पता नहीं क्यों इसको इतना बढ़ा चढ़ा करके बता रहे हैं। अब आप देखिए कि वर्ल्ड लीडर्स की नज़र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हैसियत क्या है, ये तय होना है। ये मतलब दिखाई देगा इस सम्मेलन में, तय तो हो चुका है। यूरोपीय देश और अमेरिका लगातार ये कोशिश पहले भी करते रहे हैं कि भारत में एक कमज़ोर सरकार हो, अस्थिर सरकार हो, ऐसा नेता हो जिसको हम चला सके। अब जो स्थिति बनी है उसमें जो बाइडेन और उनके एडमिनिस्ट्रेशन ने मान लिया है कि मोदी का कोई विकल्प नहीं है। अब आप देखिए कि जो बाइडेन जो हैं वो रिपब्लिकन पार्टी से आते हैं, डेमोक्रेट से आते हैं, और ट्रेडिशनली जो है वो रिपब्लिकन्स भारत के समर्थक रहे हैं, डेमोक्रेट्स विरोधी रहे, क्योंकि वो लेफ्ट लिबरल आइडियोलॉजी के लोग हैं। वो जो उनकी ट्रंप और मोदी के वहां भी शो हुए, भारत में भी हुआ। जो उनकी वाइस प्रेसिडेंट हैं उन्होंने 370 पर भारत का विरोध किया, तो वो लोग छिपाते भी नहीं कि हम आज तक डेमोक्रेट्स ने कभी भारत में किसी राइट विंग सरकार या नेता का समर्थन नहीं किया। ये पहला मौका है। उसका सबसे बड़ा कारण मैं मानता हूँ, और बहुत से कारण हैं, कि इस समय अमेरिका की नज़र में उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती चीन है, और उसको लगता है कि चीन का मुकाबला करने की शक्ति अगर किसी देश में है तो वो भारत में है और उसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में है। ये जो एहसास है, अब आप देखिए शी जिनपिंग और पुतिन का ना आना, मेरा मानना है कि इस सम्मेलन के लिए और प्रधानमंत्री दोनों के लिए अच्छा हुआ है। इसलिए कि आप देखिए ये दोनों आते तो पहली समस्या होती कि सीटिंग अरेंजमेंट क्या हो, प्रोटोकॉल क्या हो, कहाँ शी जिनपिंग को बिठाया जाए, कहाँ पुतिन को बिठाया जाए। सारा यूरोप खिलाफ है पुतिन के, जब से ये युद्ध शुरू हुआ है। बिल्कुल। और एक तरह का
दुराव होता, बचने की कोशिश करते कि आमना सामना ना हो पुतिन से। भारत के लिए ये जो है कॉन्ट्राडिक्शन, इसको मैनेज करने में दिक्कत होती, प्रोटोकॉल को फॉलो करने में दिक्कत होती। तो मैं कहता हूं कि पुतिन ने एक तरह से एम्बेरसमेंट से बचा लिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। हालांकि वो इंडोनेशिया भी नहीं गए थे पिछली बार जब हुआ वहां पर। हाँ, नहीं वो अलग कारण था। 2019 के बाद गए ही नहीं है किसी। उस समय युद्ध की कोई बात नहीं थी, उस समय यूरोप का इस तरह का विरोध नहीं था। नहीं, मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि मतलब पुतिन को भारत से या मोदी से कोई प्रॉब्लम हो, ये मुमकिन नहीं है, ये ऐसा कुछ नहीं है। जिनपिंग वाली बात अलग है। और ये हमको नहीं भूलना चाहिए कि भारत को बड़े संकट के समय में पुतिन ने, रूस ने बचाया है। और पुरानी बात नहीं कर रहा हूं, अभी इस युद्ध के दौरान मान लीजिए अगर सस्ता तेल हमको रूस से नहीं मिलता तो आज हमारे देश में कीमतें आसमान को छू रही हैं। और ये सर, भारत ने जिस तरीके से और रूस को बचाया है, रूस को बचाया है, दोनों है। रूस का जिस तरह से समर्थन किया, मैं मानता हूं कि कोई भी सरकार होती इससे पहले की, वो नहीं कर पाती, दबाव में आ जाती है। ये जो बैलेंसिंग है कि पूरा अमेरिका, यूरोप खिलाफ है रूस के और पुतिन के, इसके बावजूद हम बिजनेस कर रहे हैं, बल्कि बिजनेस और बढ़ा दिया इस दौरान। और किसी को कोई नाराज नहीं हुआ भारत से, बल्कि भारत के स्टैंड का समर्थन किया। अब तो हमने पहले इस पर चर्चा की है कि जो यूरोप के देश हैं उनके, वो लोग ये कह रहे हैं कि ऐसा स्टैंड लेकर के हमको भी बचा लिया भारत ने, कि अगर ये एनर्जी ट्रेड रूस के साथ नहीं शुरू हुआ होता तो कहां से उनको गैस मिल रही होती? उनके लिए तो और बड़ी समस्या होती, उनके लिए तो मतलब सोशल अनरेस्ट की स्थिति आ सकती थी। ठीक, जो स्थिति बनती। तो कुल मिलाकर शी जिनपिंग और दूसरा शी जिनपिंग, उनको उनका ना आना, देखिए उनके लिए एक बहुत बड़ा सबक है, स्नब है। शी जिनपिंग को लगा कि G20 की अध्यक्षता कर रहा है भारत, मोदी के लिए इतना बड़ा मौका है, उनको दबाना चाहेंगे तो यही मौका है, दबा सकते। लद्दाख पर दबाने की कोशिश की कि बॉर्डर इशू छोड़िए, बाकी पर बात करते हैं। लेकिन बहुत स्पष्ट ब्रिक्स के सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि जब तक बॉर्डर इशू रिजॉल्व नहीं होगा और आगे कोई बातचीत नहीं होगी, ये भले ही आपको लग रहा हो कि आपके ना आने से हमको नुकसान होगा, इसके बावजूद हम इसके लिए तैयार नहीं। तो पुतिन का ना आना नॉन इश्यू है आपकी नजर में, और शी जिनपिंग का ना आना अच्छा है भारत के लिए, और नरेंद्र मोदी की सरकार के लिए अच्छा है। एक ऑकवर्ड सिचुएशन से वो बच गए। साउथ अफ्रीका में भी मुलाकात हुई थी तो बताया गया कि भारत की तरफ से उस पर ये कहा गया है कि भाई आप बॉर्डर की जो समस्या बनी हुई है इसको जल्द से जल्द आप लोग निपटाइए। उसके बाद शी जिनपिंग यहाँ पर नहीं आ रहे हैं। मैं जहाँ से शुरू किया था, कांग्रेस या विपक्षी दल इसको कहेंगे कि भाई देखिए, 2 प्रोमिनेंट लीडर्स तो आए नहीं आपके समिट में, आपका समिट तो फेल हो गया। और दूसरा ये कि भाई काहे को इतना बड़ा गुब्बारा फुला लिया आपने G20 का, ये प्रेसिडेंसी मिलती रहती है, सबको बाई टर्न मिलनी थी, आपको मिल गई है। और देश लोग तो इतना तमाशा नहीं करते हैं। वो भारत सरकार तो इसका प्रचार कर रही है कि इतने बड़े पैमाने पर किसी देश ने कभी G20 का सम्मेलन नहीं कराया, कि 60 शहरों के अंदर भारत का आयोजन किया गया हो। 18,000 शायद डेलीगेट्स दुनिया भर के इस कार्यक्रम में आ चुके होंगे जब तक G20 पूरा खत्म होगा। देखिए, भारत की सरकार जिसको हम कहते हैं ना कि वो अपनी तरफ से क्या कह रही है, वो सब हम लोग देख चुके हैं, उसको हम सुन चुके हैं। वो ये कह रहे हैं कि भाई इतनी बड़ी उपलब्धि का वक्त इसलिए है क्योंकि दुनिया में जो वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है उसमें हम अपनी आवाज़ पहुंचा पाएं और देश के हर हिस्से को इसमें शामिल करें, बताएं जी। लेकिन ऋषि सुनक क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि चूंकि प्रेसिडेंसी भारत के पास है और जो दुनिया के महत्वपूर्ण मसले हैं उस पर किसकी बात ध्यान से सुनी जानी चाहिए, यह महत्वपूर्ण हो जाता है। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिकल लिखा है, सभी समाचार पत्रों में छपा है। उसमें 3 बातें हैं। पहला, जीडीपी सेंट्रिक नहीं, ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच चाहिए। दूसरा, जो सप्लाई चेन है वो रिजिलिएंट और रिलायबल होनी चाहिए, जो कोविड के बाद दुनिया ने देखा। तीसरा, चाइना के लिए, बहुत क्लियर कट चाइना के लिए है। और तीसरी जो बात कह रहे हैं कि जो मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस हैं वहां बड़े रिफॉर्म की जरूरत है क्योंकि वो अपनी भूमिका नहीं निभा पा रहे हैं। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की बात कर रहे हैं और वो सच है, अगर भारत यूएन का परमानेंट मेंबर नहीं तो यूएन इररेलेवेंट है, उसका कोई मतलब नहीं। 125 देश जनवरी में भारत की एक कॉल पर आकर खड़े हो जाते हैं। और अगर फिर भी विपक्ष के नेता के तौर पर जयराम रमेश या कोई कांग्रेसी पूछ रहा है कि इसका मतलब क्या है, जब वो कहते हैं कि इसका गुब्बारा फुला रहे, गुब्बारा नहीं फुलाया भाई, इस देश के अलग अलग शहरों को सेगमेंट करके
अलग अलग सेगमेंट के लिहाज से चिन्हित किया और वहां उसी कोर ग्रुप की, वहां उसी कमेटी की मीटिंग की गई जिससे कि उसको रिलेट किया जा सके और उस शहर को विकसित किया जा सके। आपने वीडियो देखा ना जो जयराम रमेश ने डाला था, इंदिरा गांधी स्वागत कर रही हैं सारे विदेशी मैं इसीलिए कह रहा हूं, वो अच्छा किया आपने। ये पहले के संदर्भ में मैं कह रहा हूं कि जब मोदी जी का कोई भी ऐसा कार्यक्रम आता है तो हम तो देश के प्रधानमंत्री के तौर पर देख रहे हैं, वो उनको अपने एक विरोधी के तौर पर देखते हैं, तब वो खोज के लाते हैं। अगर मोदी जी ने विश्व योग दिवस बनवा दिया, यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर में पूरी दुनिया कर रही है, तो वो नेहरू जी का शीर्षासन लेकर चले जाते हैं। मोदी जी अगर प्रयागराज कुंभ में स्नान कर रहे हैं तो वो ले आते हैं कि नेहरू जी कब गए थे। अब फिर लोग पूछने लगेंगे कि भैया भगदड़ कब मची थी प्रयागराज के कुंभ में, क्या व्यवस्था हो गई थी, कितने लोग मर गए थे। मतलब ऐसे कई सवाल हैं, उस तरफ नहीं जाना चाहिए। और जब हम कहते हैं कि आज के समय में क्यों आए, दुनिया आज दूसरी तरह से देख रही भारत को। आज कोई नॉन अलाइन मूवमेंट नहीं है, आज भारत लीडरशिप पोजीशन पर कह रहा है कि हमारा ये अलाइनमेंट है, हमारे ये इंटरेस्ट है, इसके साथ खड़े हो सकते हो तो बताओ, नहीं खड़े हो सकते हो तो हमारे पास दूसरा विकल्प। अब सबमिट हो जाएगा तो फिर कोई और तस्वीर भी फिर शायद जारी होगी। सर मैं आ रहा हूं आपके पास, एक खबर आ रही है उस पर आपका रिएक्शन में लेता हूं। देखिए ये जो कंट्रोवर्सी चली सनातन वाली, सनातन डेंगू, मलेरिया, कुष्ठ रोग, HIV वगैरह वगैरह, अब इससे जुड़ी हुई एक और कंट्रोवर्सी आ रही है, हालांकि सीधे सनातन से जुड़ी नहीं है लेकिन नरेंद्र मोदी से जुड़ी हुई है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में यह कहा कि हम तो आपको 5 किलो जो है चावल देना चाह रहे थे और हमने सेंटर से कहा कि भाई आप हमको वो चावल दे दीजिए, हम खरीदने के लिए तैयार हैं, सेंटर ने हमको चावल नहीं दिया और इसलिए हम लोग बांट नहीं पा रहे थे। फिर वो कर्नाटक में स्कीम लागू हुई थी कि उसके बदले पैसा दिया जा रहा था अकाउंट के अंदर। अब ये कहते कहते सिद्धरमैया वही शब्द इस्तेमाल कर गए जो मणिशंकर अय्यर ने एक बार किया था, उसका भारी नुकसान कांग्रेस पार्टी को उठाना पड़ा था, नीच। ये नीच शब्द किस कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल हुआ है, ये बयान आ चुका है सामने, जरा सुन लेते हैं इसको। ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಬಡವರ ಪರವಾಗಿದ್ದಾರಾ? ಬಡವರ ಪರವಾಗಿದ್ದಾರಾ? ಇಲ್ಲ, ಬಡವರ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ನಾವೇನು ಪುಕ್ಕಟೆ ಕೇಳಿರಲಿಲ್ಲ, ಅಕ್ಕಿನ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೀವಪ್ಪ, ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೀವಿ, 36 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡ್ರಿ ನಮಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಹೂ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಕೊಡದೆ ಹೋದ್ರಲ್ಲ, ಇವ್ರು ಎಂತ ನೀಚರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದನ್ನ ತಾವೆಲ್ಲ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಬೇಕು। ये सिद्धरामैया कह रहे थे, नीच शब्द का इसमें उन्होंने इस्तेमाल किया। अब देखिए प्रहलाद जोशी जो केंद्रीय मंत्री हैं और कर्नाटक से ही आते हैं, उन्होंने इसको सीधे मोदी के साथ जोड़ दिया और उन्होंने कहा कि सिद्धरामैया कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री को नीच कह रही है, वो इसीलिए क्योंकि वो गरीब पृष्ठभूमि से आते हैं और कांग्रेस पार्टी केवल गांधी परिवार को खुश करना चाहती है। फिर वो आगे जस्टिफिकेशन दे रहे हैं कि देश के अंदर जो है बारिश नहीं हुई है, इसलिए हमने जो है राइस का एक्सपोर्ट वगैरह बंद कर रखा है। ये वो उसके बारे में जवाब दे रहे हैं, लेकिन ये नीच शब्द फिर आ गया है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में। तो आपने जब नीच शब्द का और इस स्टोरी का जिक्र किया तो आपने मणिशंकर जी का भी जिक्र किया, फिर आपने एक और कमेंट किया कि मणिशंकर जी के बयान का कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ा। तो फिर इस बयान का क्या होगा? इस बयान का नतीजा भी वही होने वाला है ना। और मैं कहता हूँ सिद्धारमैया और मणिशंकर जी में एक फ़र्क है। मणिशंकर जी कोई अथॉरिटी नहीं थे पार्टी में या कोई संवैधानिक पद पर नहीं थे। सिद्धारमैया सरकार के मुख्यमंत्री हैं। एक मुख्यमंत्री एक केंद्र सरकार या प्रधानमंत्री के लिए ऐसा बोले, ये ठीक लगता है क्या? मतलब कोई पॉलिटिकल लीडर, और पॉलिटिकल स्पीच नहीं है, प्राइम मिनिस्टर को लेकर इस बात का चर्चा करना ही, मतलब इस पर हालांकि ये भी कहा जा रहा है क्योंकि वो एक तो स्टेटमेंट जो है वो कन्नड़ में है, तो उन्होंने शायद उन्होंने ये कहा कि ये लोग नीच हैं, ऐसा कहा, लेकिन बीजेपी ने उसको सीधा मोदी से जोड़ दिया कि मोदी को ये लोग नीच कह रहे हैं। मौका दे दिया, जो भी आपने मौका तो दिया। अब प्रियंक खड़गे जो है एक के बाद एक वो नहीं बाज आ रहे हैं स्टेटमेंट देने में, मल्लिकार्जुन खड़गे के जो बेटे हैं, और उसके बाद अब चीफ मिनिस्टर आ रहे हैं, तो वो उसका नुकसान उठाना ही मिलाकर ये है, कुल मिलाकर सोच की बात है। इस मैंडेट को स्वीकार करने को तैयार नहीं कि ऐसा व्यक्ति कैसे प्रधानमंत्री बन गया, 2 बार बन गया और तीसरी बार भी बनने वाला है। तो ये जो है, ये भविष्यवाणी कर दिया आपने। नहीं, भविष्यवाणी नहीं, उनको भी पता है। तो इसलिए भाई ये तो कांग्रेस के ही नेता अभी 8 महीने पहले बोल चुके हैं कि 2029 की तैयारी करनी चाहिए। उनके सहयोगी भी बोल चुके हैं, उमर अब्दुल्ला। तो उनको मालूम है कि 2024 में क्या होने वाला है। तो लड़ाई लड़ना एक बात है, जीतना अलग बात है। तो जीत जाएंगे इसकी कोई संभावना, और इस तरह की बातें करके तो जीतने की संभावना और कम हो जाएगी। ठीक।
और इसको एक चीज और जोड़ दूं मैं कि G20 भी वही सोच का फर्क है। G20 का जो आज आयोजन हो रहा है देश में, ये भारत सरकार या मोदी सरकार का आयोजन नहीं है, सिर्फ ये भारत का आयोजन है ना। तो बल्कि जो विपक्ष में जो लोग बैठे हैं वो भी उसके होस्ट हैं। हम सब लोग जहां बैठे हैं वो सब होस्ट की तरह से दिक्कत ये है ना कि दिखेगा कौन और छपेगा कौन, ये सब जानते हैं ना। राहुल जी यूरोप दौरे पे निकल गए, आप कह रहे हाँ, हैं तो वही मैं कह रहा हूँ कि राहुल जी की की विदेश यात्रा मुझे हैरान कर रही है कि जब देश में इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, जब दुनिया भर के रह नहीं पा रहा हूं, अच्छा, ये प्रदीप जी उनके ने जो कहा उससे politically- सहमत हैं आपके? तीसरी बार भी आ रहे हैं। नहीं, मैं ये कह इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।